हेलो एवरीवन। यहाँ पार्ट 2 में हमने संसाधन का वर्गीकरण किया था। अब हम यहाँ पे पहले नंबर की संसाधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कहेंगे। वर्गीकरण में यही मुख्य है, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन को कई भागों में बांटा गया है, जैसे विकास और उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कुल 5 प्रकार से मापते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकास और उपयोग की दृष्टि से संसाधन के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? जिनकी कुल मात्रा ज्ञात है और वर्तमान में आप इसका उपयोग कर रहे हो, यह है आपका वास्तविक संसाधन। यानी कि जिसका अभी उस पे आप उपयोग कर रहे हो, उसका खनन जारी है, उसका यूज पब्लिक कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से सोना निकाला जा रहा है, झारखंड से भी कोयला निकाला जा रहा है, और एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान के खेतड़ी से कॉपर निकाला जा रहा है, मध्य प्रदेश से मैग्नीज निकाला जा रहा है। और संभाव्य संसाधन है कि जिनका केवल अनुमान लगाया गया है कि इस जगह पर कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी ना मात्रा ज्ञात है ना उनका उपयोग हो रहा है। जैसे केरल के बालू में थोरियम का पता लगाया गया है, लेकिन ना मात्रा पता है और ना इसका उपयोग है। लद्दाख का यूरेनियम, जिसका भी अनुमान ही लगाया गया है। तो जो भी संसाधन आप वर्तमान में यूज कर रहे हो, कभी ये भी संभाव संसाधन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये वास्तविक संसाधन बदल गए। जैसे सोलर लैंप, सोलर प्लेट का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक सूर्य के प्रकाश भी संभाव्य संसाधन था, क्योंकि हमको पता था कि इसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। अब आज इसका यूज हो रहा है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश आज क्या हो गया? वास्तविक संसाधन हो गया। दूसरे नंबर पर देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं। जैसे जैव संसाधन में सभी सजीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन का जब आप उपयोग करने लगते हो तो जैव संसाधन है। अजैव में जो सभी निर्जीव है, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेती, तालाब आदि का जब उपयोग करते हो तो अजैव संसाधन है। उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण दो पार्ट में किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन है जिनकी पूर्ति पुनः होती है, जैसे सूर्य की किरणें निरंतर आती रहती है, पूर्ति होती रहती है। हवा भी नवीकरणीय है। जल और वन भी नवीकरणीय है, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण इनकी पूर्ति में कुछ अधिक समय लगता है। नहीं तो ये दोनों चीजें हैं जो स्वतः अपना पूर्ति कर लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, जिनकी भंडार सीमित मात्रा में है, एक बार अगर आप इनका उपयोग कर ले रहे हो तो पुनः पूर्ति में आपको हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। अगला पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन को वितरण के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो हर जगह उपलब्ध होते हैं उसे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, है ना। और दूसरी है कि जो किसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे कोडरमा का अभ्रक, जादूगोड़ा का यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र का कोयला, ये इसी फिक्स एरिया में ही मिलते हैं, इसलिए ये स्थानिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को अगला स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिकाना हक के आधार पर भी बांटते हैं। इन्हें 3 प्रकार से बांटा जाता है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जब किसी संसाधन का मालिक कोई व्यक्ति या कोई संस्था होता है तो निजी संसाधन हुए। जैसे भूमि किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का पार्टिकुलर भूमि हो सकता है। तालाब किसी व्यक्ति का, संस्था का या कोई समूह का तालाब हो सकता है, तो ये निजी संसाधन हुए। राष्ट्रीय संसाधन, किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हुए। जैसे एक समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन जितने भी होंगे वो सब उस राष्ट्र का संसाधन होंगे। जैसे भारत का अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से सीमा लगता है, तो भारत के तट से आप 19.2 किलोमीटर तक आगे अगर जा रहे हैं और उसके अंतर्गत जो भी चीजें आपको मिल रही है वो भारत की संसाधन है। और जो भी सरकार का बनाया हुआ चीजें हैं वो राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे रेलवे, रेलवे क्या है? हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे सरकार की जो भी राष्ट्र की चीजें हैं वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, जो सबके यूज के लिए होता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, समुद्र तट से 200 किलोमीटर से आगे, यानी कि आपका जहां तट लग रहा है वहां से आप 200 किलोमीटर आगे जाएंगे
और 200 किलोमीटर का सीमा जहां समाप्त होगा उससे आगे जो महासागर का क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब मान लीजिए कि वहां पे कोई चीजें पाई जाती है तो उसका उपयोग कौन करेगा? तो उसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहमति के बाद ही उनका उपयोग किया जा सकता है। एक चीज और है, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं, 19.2 से 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपत्ति कही जाती है या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहे जाते हैं जिसमें व्यापार होता है, और 200 किलोमीटर से आगे का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो ये हमने 5 उपवर्गों में बांटा है प्राकृतिक संसाधन को। यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे, वितरण के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और विकास और उपयोग की दृष्टि से के आधार पे यहाँ हमारा प्राकृतिक संसाधन समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद।